रामीन घर वापस आ गई थी। वो सबके साथ नॉर्मल थी, मगर कहीं ना कहीं वो शदीद खौफजदा भी थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे जब उसे घुटन ज़दा माहौल में शाहविला के तमाम मकीन उसके लिए बाहर का झोंका बनकर आए थे। मेकार साहब और आजम साहब ने काशिफ बेग से उनके लिए रामीन का हाथ मांगा था, और काशिफ बेग जो कि जल्द अज जल्द रामीन की शादी करवाने के चक्कर में थे, उनकी दिल्ली मुराद बढ़ाए थे। वो रामीन को रुखसत करके तमाम जायदाद बेचकर अप्रोच शिफ्ट हो जाना चाहते थे, इसलिए बिना किसी बात की देरी किए उन्होंने हाँ कर दे। बल्कि जल्द अज जल्द शादी का भी कह दिया। सब जानते थे कि वो यहाँ से भागने के चक्रों में है, मगर किसी ने बगैर किसी बात का शक होने दिया और यूं 2 हफ्ते बाद शादी की डेट फिक्स कर दी गई। आयशा और दुरिया रामी का कमरे में घेरे बैठी थी, जबकि सब बड़े बाहर लॉन्च में शादी की बातचीत कर रहे थे। अपिया, मैं तो रम्मी आपी के साथ ही अब जाऊंगी वापस। बस तब तक मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ। हाय, कितना मजा आएगा ना, मेहंदी ढोलकी, मैं तो जी भर के नाचूंगी। दुरिया की एक्साइटमेंट देखकर वो दोनों हंसने लगी और फिर आयशा ने दुरिया की हंसी को ब्रेक लगाई। बच्चों, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी शारण भाई तुम्हें यहाँ पर रहने देंगे ही नहीं, और ये नाचने वाला ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वरना ये जो आपकी टम्मी है ना, ये भी आपके साथ इधर उधर नाचेगी। हा हा हा। आशा की बापा दुरिया ने अपने बढ़ते हुए पेट को देखा। उसकी प्रेगनेंसी का अभी 7वां माह था और वो कोई भी बेएहतियाती उसकी जान ले सकती थी। दुरिया मुंह बनाकर बैठ गई। अभी वो लोग बातें कर ही थे जब नीचे से उनके लिए बुलावा आ गया। वो तीनों सीढ़ियां उतरती किसी बात पर खिलखिला रही थी। वो सब उन्हें खुश देखकर खुश हो थे। वो लाश में आई तो सब जाने के लिए उठ खड़े हुए। दुरिया ने एक नजर जाम को देखा जो मोबाइल पर मसरूफ था। दुरिया अक्सा बेगम के पास आई। मामा, मैं कुछ देने के लिए यहाँ पर रुक सकती हूँ? प्लीज रामिया बी के पास, मेरा बहुत दिल कर रहा है यहाँ पर रुकने का, प्लीज। दुनिया ने कुछ इस तरह से मुंह बनाकर कहा कि अक्सा बेगम ने उसका माथा चुमकर इस में सर हिलाया। वो खुश होती उनसे लिपट गई और याम की नजर उस पर पड़ी तो वो सर झुकाकर मुस्कुराते हुए मामा की बातें समझ रही थी, जो उसे एहतियात करने का कह रही थी। यारम थोड़े फासले पर था, इसलिए समझ ना सका कि क्या बात हो रही है। जब भी थोड़ा करीब होगा, मगर जब उसे दुनिया के यहाँ पर रुकने का पता चला तो वह शदीद गुस्सा हुआ। मामा, उसकी हालत देखें, मैं किसी कीमत पर उसे यहाँ पर रुकने नहीं दे सकता। उसके बचपने का पता भी है आपको, जरा सी भी एहतियाती का मतलब पता है ना आपको। और तुम दुनिया हमारे साथ चल रही हो, घर में रोज लेकर आया करूंगा, यहाँ पर रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। अब मुंह बात बनाना, शराफत से घर चलो, एक भी आंसू न निकले आंखों से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यारम दुनिया को डांट कर अपने साथ वापस ले आया था, मगर सारा टाइम उसका मूड ऑफ रहा था। उसने जाम की तरफ देखा तक न था, मगर यारम भी उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। घर आते साथ ही वो अपने कमरे में चली गई थी, जबकि बाकी सब लॉन्च में बैठे बातें कर रहे थे। ओन भी सबके दरमियान बैठा शर्माने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मुस्तफा और जाम ने उनकी सही टांग खींची थी कि वह मजीद बैठने के बजाय अपने कमरे में भाग गया था। देख देख कैसे लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। जाम ने पीछे से उसे आवाजें दी, मगर वह बिना रुके वहां से निकल गया। यारम, मुस्तफा पास आओ, क्यों तंग कर रहे हो उसे? और यारम, जाओ जरा दुनिया को देखो, कितना दिल था उसका वहां पर रुकने का, मगर तुम जरा जो उसे अपनी नजर से दूर करो। आप जाओ, मनाओ उसको, बाहर लेके जाओ, थोड़ी फ्रेश हो जाएगी। वैसे भी आजकल उसका मूड बदल रहे हैं, थोड़ा ख्याल रखा करो उसका भी। अक्सा बेगम ने जाम को समझाया तो वह सारा सुबह में हिलाता वहां से रुक अपने कमरे की जाना बढ़ गया था, जहां पर वो लाइट्स बंद किए हुए बिना कपड़े चेंज किए हुए सोने की कोशिश कर थी, मगर किसी करवट चैन नहीं पा रहा था। यारम आज की तरह चलता उसके करीब आया और दब से उसके बराबर लेट गया। दुरिया उसे नजरअंदाज करती रही, रूह मोड़ गई थी। यारम ने होली से उसका सर को ऊंचा करके अपने बाजू पर रखा और खुद भी करवट लेता उसके करीब हुआ। शाह, नहीं तंग करें, प्लीज सोने दे, आप बहुत बुरे हैं, मैं नाराज हूँ आपसे, आप हमेशा ऐसे करते हैं, नहीं रुकने देते मुझे वहां। दुरिया की आंखें बाहर आई थी और उसकी रुंधी भी आवाज सुनकर यारम ने फौरन उसका चेहरा अपनी तरफ मुड़ा था। नहीं दुरिया, प्लीज रोते नहीं है, देखो मैं ये सब आपके लिए ही तो कर रहा हूँ ना, और हमारे बेबी के लिए। अगर तुम दोनों में किसी एक को भी कुछ हुआ तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? मैं नहीं रह सकता तुम्हें अपनी नजर से दूर। मैं ऑफिस जाता हूँ तभी मेरा ध्यान तुम दोनों की तरफ लगा रहता है, प्लीज मुझे समझने की कोशिश तो करो। यारम ने बेड ग्राउंड से टेक लगाकर दुरिया का सर अपने सीने पर रखा और दुरिया उसे परेशान देकर अपनी नाराजगी भूल गए थे। आप टेंशन ना लिया करें शाह, मैं ठीक हूँ और हमारा बेबी भी को भी कुछ नहीं होगा, हमें बस आप परेशान नहीं हुए, बस अब ठीक हो जाएगा। दुरिया उसका हाथ थामते उसे प्यारे अंदाज में बोली कि जाम को उस पर तोड़कर प्यार आया। यारम ने दुरिया के माथे पर बोसा देकर उसके बालों में आहिस्ता से उंगलियां चलाने लगा। थोड़ी ही देर में वो सब कुछ भूलकर नींद की वादी में गुम हो गई थी। याम ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा। माँ बनने का अलवाही सा रूप उसके चेहरे पर, और वो और ज्यादा निखर गई थी और जिस्म के साथ उसका चेहरा भी बड़ा बड़ा सा था। यारम उसे खिलाता ही इतना था कि वो और उसका बच्चा दोनों सेहतमंद थे। यार ने उसका सर तकिए पर रखा, उसके गले से दुपट्टा निकालकर साया पर रखा।
बालों की ढीली सी चोटी बनाई थी जिसे जाम ने आइसक्रीम से खोलकर उसके बाल तकिए पर बिखेर दिया और खुद एक मुस्कुराती हुई नजर उस पर डालता वहां से उठकर फ्रेश होने चला गया था। आज रामीन और उनकी मेहंदी थी और सभी अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ थे। मेहंदी चूंकि हाल में थी और मुश्तरका थी, इसीलिए सब जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। यारम और मुस्तफ़ा ने एक जैसा सफेद काटन की शलवार कमीज के साथ ही मेहंदी कलर की वास्कोट पहनी हुई थी, जबकि दुरिया और आयशा मेहंदी कलर के ड्रेसेस बनवाए हुए थे। यारम सबको देख रहा था। आयशा के कमरे की जानब बढ़ा, जहाँ पर आयशा खुद भी तैयार होने के साथ दुरिया को भी तैयार कर रही थी। दरवाजा ना करके दाल हुआ तो एक लम्हे को ठटका। मेहंदी कलर के लहंगे के साथ हल्के मेकअप और कानों में मोती के फूलों से बनी हुई बालियां पहने, हाथों में गजरे और बालों की चोटी बनाए वो सैंडल पहनने की कोशिश करती, मगर उसकी स्ट्रैप्स उसे बंद नहीं हो रही थी। आशा शायद वॉशरूम में थी जब भी वो आगे बढ़ा और आस्था से दुल्हा के पाँव अपने घुटने पर रखकर उसके स्ट्रैप्स बांध किए। उसके सफेद पाँव में गोल्डन कलर की नाजों से सैंडल अच्छे लगे थे। जूते पहनाकर वो सीधा हुआ तो दुल्हा अपना दुपट्टा पकड़े खड़ी थी। शायद ये भी सेट कर देना, मुझसे नहीं हो रहा और है भी बहुत भारी। दुल्हा बिना उसको देखे अपने दुपट्टे में उलझी। जब यारम ने उसके हाथ से दुपट्टा लेकर उसे अपने करीब किया, उसके बालों की चोटी की तरफ कांधे पर थे जिसे जाम ने पीछे करके वहां पर दुपट्टा कप के साथ ही कोना रखा। उसके बालों की चोटी एक तरफ कांधे पर थी जिसे जाम ने पीछे करके वहां पर दुपट्टे का एक कोना रखा। दुनिया ने आंखें उठाकर देखा तो जाम की आंखों से उसकी आंखें टकराई। जाम की आंखों में ऐसा कुछ था कि वो ज्यादा देर उसकी आंखों में देख ना पाई। जाम ने आस्था से घुमाकर उसके दुपट्टे का पल्लू लहंगे की कुर्ती के साथ पिन किया था कि सेट कर दिया और दुनिया ने सामने शीशे में देखा। यारम उसके पीछे खड़ा उसके बाल कांधे पर आगे की तरफ कर रहा था और दुनिया को अपनी किस्मत पर रश्क आया था। उसने मुड़कर यारम के गाल पर एक नरम सा बोसा दिया था कि यारम के होंठ मुस्कुराए थे। यारम ने दुनिया का चेहरा हाथों में लिया और अभी वो झुका कोई गुस्ताही करता खटाका हुआ और आशा कमरे में दाल हुई, मगर वहां इन दोनों को देखकर एकदम आंखों पर हाथ रख लिया। सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। आशा ने अपना चेहरा मोड़कर कहा तो यारम सर खुजाता हुआ वहां से निकल गया, जबकि दुरिया शर्मिंदा होती हुई शीशे में खड़ी अपने झुमके सेट करने लगी। आशा ने एक शरारती नजर से देखा और अपना दुपट्टा सेट करती हुई दुरिया के साथ ही नीचे आके जहाँ पर सब तकरीबन आ चुके थे। इन दोनों को देखकर सबने ही उनकी नजर उतार दी। आशा ने जहां वहां देखा मगर मुस्तफा कहीं नजर आया। वो सबसे पहले तैयार होकर उसे दिखाना चाहती थी, मगर वो कहीं था ही नहीं और यूं ही वो दिल मसू कर रह गए थे। मेहमान सीधा हाल में ही आने वाले थे, इसीलिए घर से सब अपनी अपनी गाड़ियों में गए थे। दुरिया यारम के साथ ही, जबकि आशा उनके साथ आने वाली थी। अमना बेगम और अक्सा बेगम अपने अपने शोहरों के साथ। सब हाल में पहुंचे तो तमाम मेहमान आ चुके थे। अब्बास दुल्हन का इंतजार था जिसे लाने की जिम्मेदारी मुस्तफा की थी, इसलिए वह पहले घर से निकल आया था और अब रामीन को पार्लर से सीधा हाल में लाने वाला था। ऊन भी किसी से कम नहीं लग रहा था। काले कुर्ते शलवार में चुन्नी गले में डाले वहां पर मौजूद काफी हसीनों का दिल धड़का चुका था। थोड़ी ही देर में दुल्हन के आने का शोर हुआ तो उसकी नजर हाल के एंट्रेंस पर पड़ी, जहाँ पर ऑरेंज लहंगा कुर्ती पहने फूलों के जेवरात में वो अलग की दुनिया की बासी मालूम हो रही थी। उस स्टेज तक पहुंचने के बाद उसकी नजर उठाई तो उनका मसलसल अपने जन्म तख्ता पाकर उसके हाथ पांव में लर्जिश हुई थी। सबके शोर पर उन्हें एकदम होश में आया। तब वो और अपना हाथ रामीन के सामने फैलाया, जिसे थामकर रामीन ने स्टेज पर कदम रखा और जो ही हाथ हमें उसे स्टेज की तरफ लाकर बिठाया, सबने उनकी जोड़ी सराही थी। तमाम लड़कियां एक तरफ डोला लेकर बैठी थी, जबकि खवातीन मेहंदी की रस्म कर थी, मगर इस तमाम अरसे में उन्हें एक पल के लिए भी रामीन से नजर न हटाई थी। और रामीन ने कई बार उसे आहिस्ता आवाज में कहा भी था, मगर वो किसी की कहाँ सुनने वाला था, इसलिए रामीन ने भी चुप रहा था। ठीक समझा। आशा मुस्तफा को ढूंढ रही थी, वो कब से उसे नजर नहीं आता और अमना बेगम ने उसे आशा को मुस्तफा को बुलाने के लिए भेजा था, मगर वो कहीं होता तो नजर आता, इसीलिए वो हाल के बैग साहब पर आ गई। मगर वहां पर मदम सी रोशनी में से कुछ भी नजर आया तो वो वापस मुड़ी, मगर फिर किसी के सरगोशियां सुनकर उसका कदम वहीं पर जम गया। आप जानते हैं ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, क्यों नहीं समझते आप? मैं जानती हूँ आप आयशा जी से बहुत प्यार करते हैं, मगर मेरा क्या होगा? प्लीज मुझसे शादी कर ले, मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगी, कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस आपके नाम के अलावा। वो जो कोई भी थी उसके लहजे में प्यार था, मगर सामने वाले ने उसके हाथ झटके। देखो नशीन, ना ये जगह ठीक है ऐसी बातों के लिए और ना ही वक्त। मैं कितनी दफा कह चुका हूँ कि जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा, और इस तरह मुझे गलत तरीके से यहाँ पर बुलाकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? हाँ, नहीं करता मैं तुमसे प्यार, सिर्फ इस वजह से चुप होकर तुम मेरे ऑफिस में जॉब करती हो और मैं किसी की रोजी छीन नहीं सकता। अगर आइंदा मेरे सामने इस तरह की हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुस्तफा के घुराती हुई आवाज सुनकर आशा के कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे और फिर वह जो ही हाल की तरफ जाने लगा, उसकी नजर सामने खड़ी आशा पर पड़ी। उसके चेहरे के तासर बता रहे थे
कि वह सब कुछ सुन चुकी है। मुस्तफ़ा आगे बढ़ा मगर उसकी कमीज पर लगे हुए सुरल लिपस्टिक के वाजिया निशान को देखकर आशा की नजरें बेएहतियात मुस्तफ़ा की तरफ उठी थी और फिर रोते रोते वो वहां से भागे थे और मुस्तफ़ा खुद को मलामत करता वहां से निकला। ये निशान भी शायद नौशीन ने जानबूझ के लगाया था, वरना मुस्तफ़ा तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। मगर आशा के दिल में बदगुमानी पैदा हो गए थे। आशा वहां से सीधा अमना बेगम के पास आई थी और घर जाने को कहा था। मगर बेटा अभी तो फंक्शन चल रहा है ना। तो फिर वो भी परेशान हुई थी। मामा प्लीज मेरे सर में दर्द है, आप किसी ड्राइवर को कहें कि मुझे चचा की तरफ छोड़ दे, मैं आज वहीं पर रुकेंगे। आशा ने बेबसी से कहा तो उसे हौसला देती हुई उसे ड्राइवर के हमरा बेग हाउस रवाना कराई थी। जब मुस्तफ़ा को बेचैनी से यहाँ वहां किसी को ढूंढते हुए देखा तो उसकी तरफ आई। क्या हुआ मुस्तफ़ा, किसको ढूंढ रहे हो? आमना बेगम को देखा वो मुस्कुराया। नहीं मामा, वो बस यूं ही। आशा कहाँ है, नजर नहीं आ रही। मुस्तफ़ा के पापा आमना बेगम ने उसकी खराबी तबीयत और फिर बेग हाउस जाने का बताया तो वह मजीद परेशान हुआ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुम कुछ अपसेट लग रहे हो, कोई बात हुई है क्या? आमना बेगम ने तशवीशनाक लहजे में पूछा। अरे हाँ मामा, सब सब ठीक है, अब चले। मैं जरा यारम को देख लूं, एक जरूरी काम था उसे। मुस्तफ़ा उन्हें टालता हुआ वहां से यारम की तरफ बढ़ा जो वेटर्स को कुछ हदायत दे रहा था। मुस्तफ़ा फौरन आशा के पीछे गया था। वो अपने और रामी के मुश्तरका कमरे में बैठी आंसू बहा दिए। पूरा घर खाली सुनसान पड़ा था, पूरे घर से लाश बंद थी। मुस्तफ़ा अंदाजे के मुताबिक कॉरिडोर के जाना पड़ा। जब एक कमरे से रोशनी बाहर आती हुई नजर आई वो जल्दी से इस कमरे की तरफ बढ़ा। आधे खुले दरवाजे से मुस्तफ़ा ने झांका जहां बेड के पास एक वजूद बैठा नजर आया। मुस्तफ़ा एक ठंडी सांस पड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और अपने पीछे किसी की मौजूदगी पाकर आशा ने पीछे मुड़कर देखा, मगर मुस्तफ़ा को देखकर उसने अपना चेहरा मोड़ लिया। क्यों आए हैं यहाँ, जाए यहाँ से, आशा ने रुंधी हुई आवाज में कहा तो मुस्तफ़ा उसके करीब पाँव मोड़ कर बैठा और एक हाथ उसके आंसू पहुंचे। आशा ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मुझे किसी बच्चे ने कहा कि उस साहबा मुझे कोई बुला रहा है, मुझे लगा कोई काम होगा, लेकिन मैं जब वहां पर गया तो नौशीन वहां पर मौजूद थी। मैं वापस पलटने लगा मगर उसने मुझे कहा कि वो सिर्फ मुझसे बात करना चाहती है और उसकी बात सुनकर मैंने उससे साफ साफ लफ्जों में मना किया था। मैं नहीं जानता वो मेरे बारे में क्या सोचती है, मगर मेरे लिए वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है। आपको इस तरह के फंक्शन छोड़कर नहीं आना चाहिए था। सब कितना हर्ट हुए होंगे ना, जानती हैं आप? मुस्तफ़ा के बाप पर आशा ने उसकी आंखों में देखा जहाँ पर जुड़ का कहीं भी शाइबा तक नहीं था। मगर फिर उसकी कमीज पर लिपस्टिक के निशान याद करके आशा ने उसकी कमीज की तरफ इशारा किया। मुस्तफ़ा ने उसकी नजरों के ताक़ा में देखा तो उसे झटका लगा। ये कब हुआ वो नहीं जानता था। मैं सच कह रहा हूँ आशा, मुझे इस बारे में नहीं पता कुछ, प्लीज मेरा यकीन करें। मुस्तफ़ा के बाप पर बिना यकीन के हुए आशा झटके से उठी और अभी उसने 2 कदम ही उठाए थे जब उसे जोरदार चक्कर आया। उसे पहले कि वो गिरती मुस्तफ़ा ने सराइये से उसे थाम दिया। आशा आप ठीक हैं क्या? आपको मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। मुस्तफ़ा ने जल्दी से उसे बेड पर लटाया मगर आशा ने उसके हाथ पकड़ लिया। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं थक गई हूँ और बहुत थोड़ी देर अकेला छोड़ दे मुझे, आशा ने कहकर टाल दिया। मगर 2 दिन से उसकी काफी तबीयत खराब रहने लगी थी। आंखों के सामने बाबर अंधेरा आ जाता मगर वो समझ रही थी कि शादी तैयारी की वजह से थकावट हो रही है। ऐसे कैसे छोड़ दूं अकेला? आपकी तबीयत खराब है और आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। आशा खामोशी से रुख मुड़ गई थी कुछ देर के लिए। मुस्तफ़ा ने उसे गौर से देखा और कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो वापस कमरे में आया मगर उसके साथ एक डॉक्टर भी थे। डॉक्टर, ये मेरी वाइफ है, 2-3 दिन से तबीयत खराब है, शायद घर में शादी है इसलिए थक गई हैं। आप उनका चेकअप कर दें ताकि मुझे भी तसल्ली हो। मुस्तफ़ा के वहां पर डॉक्टर आशा के करीब आई थी जो कभी मुस्तफ़ा को देख रही थी तो कभी डॉक्टर को। मिस्टर मुस्तफ़ा आप जरा बाहर वेट करें कुछ देर। डॉक्टर के वहां पर मुस्तफ़ा एक नजर आशा को देता हुआ बाहर निकल गया था। डॉक्टर ने आशा से कुछ सवाल पूछे थे। चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराकर उसको देखा था और मुस्तफ़ा को बुलाया जो फौरन अंदर दाखिल हुआ। मुबारक हो मिस्टर मुस्तफ़ा, आपकी वाइफ माशाल्लाह से एक्सेप्ट कर रही है और मैंने चेकअप कर लिया है, लेकिन एक दफा आप क्लिनिक पर उनको लेकर आइएगा ताकि मैं कुछ टेस्ट कर लूं। डॉक्टर अपनी बात मुकम्मल करके मुस्तफ़ा को देखा जो खुशी की कैफियत में गिरा टक्कर टक्कर उनके मुंह की तरफ देख रहा था। यही हाल आशा का भी था। हर अल्लाह ने उन्हें इतनी बड़ी खुशी से नवाजा था। टाटा कुछ और हदायत देती हुई वापस चली गई और मुस्तफ़ा आशा के करीब आया और उसे माथे पर बोसा दिया। आपने बहुत बड़ी खुशी दी है मुझे आशा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। चलें सबको ये न्यूज सुनाते हैं, उठे। मुस्तफ़ा आशा का बाजू के घेरे में लेता बाहर घर तक लाया और वो भी बहुत खुश थी। आहर माम बनने वाले थे। मुस्तफ़ा उसे हाल में ही लाया था जहाँ पर लड़कियां लड़के खूब हल्ला गुल्ला करते। मुस्तफ़ा सीधा अमना बेगम के पास आया और आशा का हाथ उनके हाथ पर रखा। वो हैरान होती इन दोनों के जाना मुड़े जब मुस्तफ़ा थोड़ा सा आगे होकर उनके कान में हल्के से रस खुल गया। मामा मुबारक हो, दादी बनने वाली हैं आप।
मुस्तफ़ा ने अपनी बात कहकर उनका चेहरा देखा, जहाँ पर खुशी उनके चेहरे पर फूट रहे थे। उन्होंने पहले आयशा और फिर मुस्तफ़ा का माथा चूम लिया। माँ सदके जाए, बहुत बड़ी खुशी की खबर सुनाई है बेटा तुम दोनों ने मुझे। अल्लाह तुम दोनों को सदा खुश रखे, ऐसे ही फूलो फलो। आना बेगम ने कई सारे नोट दोनों के ऊपर सवार थे। रामीन की मेहंदी को और भी 4 चांद लग चुके थे। सब भी खुश थे और आशा भी कुछ देर पहले वाली बदमज़गी को भूलकर अब फिर से सबके साथ ही एंजॉय कर रहे थे। आधी रात को सब ये घर वापसी हुई थी। आते ही जिसको जहाँ पर जगह मिली वहीं पर देर हो गया और दुनिया भी अपने कमरे में आते सो गई थी। आधे घंटे बाद जारम कमरे में दाखिल हुआ तो वह गहरी नींद में डूबी हुई थी कि बिना कपड़े बदले ही सो गए। जारम फ्रेश होकर कुछ देर स्टडी रूम में बैठा रहा और फिर आकर दुनिया के बाएं जानब चुपके से लेट गया। उसकी नींद में हलन ना हो। आहिस्ता से उसका सर अपने बाजू पर रखा और कुछ देर में वह भी नींद की वादियों में गुम हो चुका था। आज रामीन की बारात थी और वह सुबह से ही पार्लर में मौजूद थे। ब्यूटिशियन अपने माहिराना हाथों से उसके नए नक्श मजीद नखाने में मसरूफ थे। डार्क मेरून लहंगा पहने, पारी और खूबसूरत ज्वेलरी और मेकअप में वो कोई अप्सरा ही लग रहे थे। कुछ देर के लिए वहां पर मौजूद लड़कियां भी उसके हुस्न की दीवानी हो चली थी। रामीन सबको अपनी तरफ मतवज्जो पाकर कंफ्यूज हुई थी और सब उसके शर्माने पर खिलखिलाए थे। कुछ देर में मुस्तफ़ा उसे लेने पहुंच गया था। आशा और दुनिया पहले ही तैयार होकर जा चुकी थी कि वो दोनों अपने घर से ही आने वाले थे। ब्यूटिशियन ने रामीन के सर पर सफेद चादर उड़ाई जो कि उन्होंने खास तौर पर रामीन के लिए भिजवाई थी। रामीन पार्लर से बाहर निकली तो मुस्तफ़ा गाड़ी का दरवाजा खोले उसी का इंतजार कर रहा था। रामीन को देखा मुस्कुराता उसकी तरफ आया, उसके सर पर हाथ रखा, उसका हाथ थामकर गाड़ी तक लाया, बिल्कुल एक भाई की तरह। मुस्तफ़ा रामीन को गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट की तरफ आया और गाड़ी हाल की जाने मोड़ दी। 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद वो लोग हाल में पहुंच चुके थे। दूल्हे वाले पहले ही वहां पर मौजूद थे। सबने आगे बढ़कर रामीन का भरपूर इस्तकबाल किया था। आयशा और दुनिया ने आगे बढ़कर उसे दोनों तरफ से थामा तो रामीन को थोड़ा हौसला हुआ। वो दोनों से ब्राइडल रूम की जानब लेकर गई कि अभी नकाह होना बाकी था। थोड़ी देर में मौलवी साहब के साथ ही काशिफ बेग, जारम और मुस्तफ़ा रामीन के पास आए थे और मौलवी साहब ने नकाह पढ़ाना शुरू किया था। रामीन ने काशिम बेग को नफरत से देखा और सर झुका गए। नकाह पर साइन करते वक्त सबकी आंखें नम हो गई थी, मगर सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और आमना बेगम ने रामीन को गले लगाया। थोड़ी ही देर बाद रामीन को बाहर स्टेज पर लाया गया जहां पर ओन पहले से ही मौजूद था। रामीन को देखता हुआ अपनी जगह से उठा और अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वह स्टेज पर आसानी से आ सके। उसके हाथ आगे बढ़ाते सबने शोर मचाया और रामीन पसल होते हुए अपना हाथ ओन को थमा गए। ओन ने उसे अपने बराबर बिठाया। वह सिरक का थोड़ी दूर हुई जब ओन भी सिरक का दोबारा उसके करीब हुआ, उसके कान में सरगोशी किए। अभी तो सबके सामने तुम्हारा ये हाल है बंदरी, रात की सोचो। वहां कैसे भागोगे मुझसे। उनके सरगोशी से रामीन के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे और ओन अपनी कहकर अब बाकी सबकी छेड़छाड़ के जवाब दिया जा रहा था। खाना खाने के बाद फोटो सेशन हुआ था। सब फैमिली फोटोज बनाने में मसरूफ थे जब दुनिया की अचानक तबीयत खराब हुई थी और वह चकरा कर गिरने ही वाले थे जब जारम ने उसे थाम लिया। दुनिया बेहोश हो चुकी थी। सब उनकी तरफ मतवज्जो हुए। जारम ने सबको तसल्ली दी मगर सब भी तशवीशनाक थे। जारम सबको वहीं पर छोड़ता दुनिया को लिए हॉस्पिटल आया था जहाँ पर डॉक्टर्स उसे फौरन एमरजेंसी वार्ड में लेकर गए थे। थोड़ी ही देर में एक लेडी डॉक्टर जो कि दुनिया का चेकअप वगैरह कर रही थी जारम के करीब आई और एक पेपर जारम के सामने किया। मिस्टर शाह, इस पेपर पर साइन कर दीजिए ताकि हम आपकी वाइफ की सर्जरी शुरू कर सकें। मगर डॉक्टर, अभी दुनिया की कंडीशन को सिर्फ 7 माह और कुछ दिन हुए, ऐसे में सर्जरी में कुछ समझा नहीं है और ये पेपर्स में क्या लिखा है इसमें। देखिए मिस्टर शाह, आपकी वाइफ की हालत काफी नाजुक है। इस तरह अचानक बेहोश होना कुछ अच्छी बात नहीं है क्योंकि बच्चा सांस नहीं ले रहा और अगर हमने मजीद देर की तो दोनों की जान जा सकती है। अब जल्दी से इनके पेपर्स पर साइन कर दिया। डॉक्टर ने जारम को परेशानी में डाल दिया था मगर फिर कामती हाथों से उसने इन पेपर्स पर साइन कर दिए थे। नर्स उसके हाथ पर अफसोस करती पेपर्स लेती वहां से चली गई थी। जारम का मोबाइल काफी देर से बज रहा था मगर वह बुत बना सा सामने वाली दीवार को घूरता जा रहा था। उसके करीब ही एक और नौजवान बेचैनी से यहाँ घूम रहा था, शायद उसका भी कोई अपना बीमार था। जारम ने एक नजर उस पर डालकर सर झुका लिया। आधे घंटे बाद आमना बेगम, अक्सा बेगम, मिकाशा और आदम साहब सब मेहमानों को रुखसत करके फौरन ही अस्पताल पहुंचे थे मगर जारम की हालत देखकर वो सब भी किसी अनहोनी के एहसास से अपनी अपनी जगह पर रुक से गए थे। आजम साहब ने जारम के कंधे पर हाथ रखा तो जारम अपनी शुरू होते हुए आंसू से बड़ी हुई आंखें उठाकर उनकी तरफ देखा तो उनका कलेजा मुंह को आया। उन्होंने जारम के कंधे पर थपके देकर उसे हौसला दिया तो एक आंसू लड़क कर उसके गला पर फिसला। सब एक दूसरे को हौसला देते दुआएं मांग रहे थे। घर से
बार बार आशा और रामीन की कार आ रही मगर किसी को कुछ भी होश ना था। कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आई तो सबने सांस रोककर उनकी तरफ देखा। मुबारक हो सर, बेटी हुई है, मगर हमें अफसोस है कि हम आपकी वाइफ को बचा नहीं पाए। नर्स की बात से यारम एकदम पीछे दीवार के साथ जा लगा था। ये क्या हो गया था? दुरिया उसे कैसे छोड़कर जा सकती थी? अभी वो कुछ और कहती कि वही नौजवान जो कि जाम के आने से पहले वहां पर मौजूद था वो आगे बढ़ा। सिस्टर, मेरी वाइफ अंदर है मरियम, वो कैसी है? वो ठीक है ना? मुझे एक दफा मिलने दे प्लीज। नर्स उसकी बात सुनकर हैराने, मतलब क्या मरियम आपकी वाइफ है? ओहो, आई एम सॉरी, मुझे लगा ये उनके हस्बैंड है। नर्स ने जाम की तरफ इशारा किया तो सबने रोते हुए एक दूसरे को देखा। देखिए, हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की मगर एक बच्ची को जन्म देते ही अपने हल्के हकीकी से जा मिली और अल्लाह आपको सब्र दे, आमीन। तभी एक और नर्स जो कि यारम से पेपर साइन करवा कर गई थी वो हाथ में एक गोल मटोल सा बच्चा थामे यारम के करीब आई। मुबारक हो मिस्टर शाह, आप अल्लाह ने आपको अपनी नेमत से नवाजा है। माशाल्लाह से माँ और बच्चा दोनों ठीक है। हम कुछ देर में उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देंगे, आप तब तक उनसे मिल सकते हैं। नर्स ने नीले कमर में लिपटा हुआ नरम सा वजूद जारम के हवाले किया था। सब घर वालों की जान में जान आई थी। सब यारम के इर्द गिर्द बेताबी से बचा देखने को आगे बढ़े मगर यारम की नजर उससे कुछ फासले पर पड़े बेंच पर बैठी उस नौजवान पर पड़ी जिसके हाथ में एक गुलाबी कमर में लिपटी नो मलोत बच्ची थी जिसकी माँ उसे इस दुनिया में लाते ही अपने खुदा से जा मिले थे। वो नौजवान फूट फूट कर रो रहा था। उसे हौसला देने वाला कोई नहीं था। यारम ने बच्चा अमरा बेगम को थमाया और खुद उठकर इस नौजवान के करीब गया। यारम के कंधे पर हाथ रखा तो यारम को देखकर मजीद बिखर गया। उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगा। यारम का दुख समझ सकता था। कुछ पाल के लिए उसे भी ये तकलीफ महसूस हुई थी। यारम के कंधे पर थपकी थी। यारम की तमाम फैमिली की भी ये सब देखकर आंखें अश्क बार थी मगर कुदरत का कानून है कि जो इस दुनिया में आया है उसे लौट कर भी जाना है। दुनिया का रूम में शिफ्ट कर दिया गया था मगर अभी उसे मिलने की इजाजत ना थी मगर सब खुश थे कि वो ठीक है। आमना बेगम ने मुस्तफा को कॉल करके उसे भी ये खुशखबरी सुनाई थी और वो भी खुशी से सबको लिए फौरन हॉस्पिटल पहुंचा था। सब इस वक्त दुनिया के इर्द गिर्द मौजूद थे। रामी ने गोल मटोर से बेबी को अपने कब्जे में ले रखा था। भाई, मैंने तो नाम सोच लिया, नाम भी मैं ही रखूंगी, आहर को हाला हूँ और चच्ची बे। रामी की बात उन्हें दरमियान में उचकी थी तभी सबके कह के कमरे में गूंजे थे और रामी शर्मो हिफत से यहाँ वहां देखने पर मजबूर हुई थी। ओके ओके, बस ओन, मेरी बहन को और तंग मत करो। और रामीन क्या नाम रखोगी छोटे शाह का? यारम ने उनको डपट कर रामीन से पूछा। यारम भाई, मैंने आपके नाम से मैच कर नाम सोचा है, दाराम शाह। कैसा है? अच्छा है ना? मुझे तो बहुत ही पसंद आया और मुझे पता है आपको भी बहुत ही पसंद आया होगा, है ना? आई नो, मैं हूं ही इतनी जीनियस। रामी ने उसे अपनी तारीफ की थी और सबके चेहरे खुशी से खिलखिलाए थे। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है, मेरी गुड़िया यही नाम रखेंगे हम छोटे शाह का। दुनिया व्यापार नीम दराज साहब की नोक चौक से लुत्फ अंदोज होती। उसके करीब बैठा हुआ यारम उसका हाथ थामे गाह बेगा उसे देखे जा रहा था। वो दोनों आज मुकम्मल हुए थे। सभी खुश थे। उन्हें सबकी हंसती मुस्कुराती यादें अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किए थे। एक हफ्ते के लिए दुनिया को हॉस्पिटल में रहना था। यारम ने सबको घर जाने के लिए कहा था मगर नन्हे दाराम को छोड़ने के लिए किसी का भी दिल नहीं कर रहा था। वो कभी एक ही गोद में होता तो कभी दूसरे की। मामा, अभी एक हफ्ता दुनिया ने हॉस्पिटल रहना है, बस उसके बाद घर आ जाएगी। आप घर जाकर रेस्ट करें। और तुम्हारी अभी भी शादी हुई है यार, जाओ एंजॉय करो। मुस्तफा, भाभी को आराम करने दो यार, घर लेकर जाओ वरना कल को सब ही बीमार होकर इधर ही एडमिट हो जाएंगे। याम के पापा उन्हें रामी को देखा और मुस्तफा ने आशा को और दोनों ने साथ ला दिया। अगले आधे घंटे में सब लोग घर के लिए रवाना हो चुके थे। सबके जाने के बाद याम ने दुनिया को देखा जो दवाओं के जरिए से नींद में थी। नन्ना तो राम भी पुरस्कून सा दुनिया के पहलू में सोया था। श्याम ने एक नजर दोनों को देखा। उसकी आंख से एक आंसू गिरा था। वो आंखें साफ करता दोनों के करीब आया और दोनों का माथा चूमकर एक तरफ रखे हुए सोफे पर नींद दराज हुआ और थोड़ी देर में ही उसकी आंख लगी। कुछ देर बाद ही किसी गैर मामूली शोर से उसकी आंख खुली थी और फौरन उठा था और सामने देखा जहाँ पर दराम भूख से नडाल रो रहा था जबकि दुनिया उसके मुकाबले में उससे ज्यादा रो रही थी। यार जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। दुनिया, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? कहीं दर्द हो रहा है क्या? यारम परेशानी से दराम को कांधे से लगाए थपथपाता हुआ एक हाथ से दुनिया के आंसू साफ करता। शाह देखे ना, ये कितना रो रहा है, मुझसे नहीं समझ रहा। दुनिया से बताते हुए फिर रो पड़ती और यारम ने अपना माथा पीट लिया था। उफ दुनिया, इसमें रोने वाली क्या बात है? बच्चे रोते ही हैं और मैं खुद संभालूंगा, टेंशन नहीं लो। यारम से तसल्ली देता साथ साथ दराम को जलाता हुआ एक हाथ से फीडर बनाता हुआ दुनिया को भी समझा रहा था और वो मुंह खोले यारम को जल्दी जल्दी हाथ चलाते देख रहे थे जो अब दराम के मुंह में फीडर डाले उसे लोरी सुनाकर सुनाने की कोशिश करता। शाह,
یہ سب آپ نے کہاں سے سیکھا؟ مطلب آپ کو کس نے بتایا؟ گڑیا ابھی بھی منہ کھولے اسے ہی تاکے تھی. جام نے مسکرا کر اس کو دیکھا. ڈونٹ وری مائی ڈال، ٹائم کے ساتھ آپ بھی سیکھ جائیں گی. بس پیشنس رکھیں اور رونا نہیں ہے آئندہ، اوکے؟ جام کسی مائر کی طرح سے اس باتیں سمجھا رہا تھا اور وہ چپ چاپ سائڈ لاتی جاتی. نہ جانے اس کے سمجھ میں کچھ آ بھی رہا تھا یا نہیں، اس کا انداز لگانا مشکل ہی تھا. کچھ ہی دیر میں دارام دوبارہ سو چکا تھا اور دڑیا وہ تو دارام کے سونے سے پہلے سو چکی تھی. جام نے ایک نظر دڑیا کو اور پھر دوسری اپنی گود میں سکون سے سوئے ہوئے دارام کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف. اس اپنا مستقبل کچھ زیادہ ہی سکون میں نظر نہیں آ رہا تھا. رات کا کھانا کھا کر سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے اور رامی ابھی تک لانچ میں بیٹھی انگلیاں مروڑ رہی تھی. وہ سوچ رہی تھی کہ آیا کمرے میں جائے یا نہیں، مگر ساری رات یوں صوفے پر بیٹھ کر بھی تو نہیں گزاری جا سکتی تھی. اس لیے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق وہ آہستہ قدم اٹھاتی کمرے میں آئی جہاں پر اون موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے اسی کا انتظار کرتا. رامی کمرے میں آتے ہی سیدھا ڈریسنگ روم میں گھسی اور 15 منٹ بعد ہی لوٹی اور آتے ہی بیڈ پر اپنی سر پر آ کر چپ چاپ لیٹ گئی. اون کی نکھے سے اس کی ساری کارروائی ملازہ کر رہا تھا. ابھی رامین کی آنکھ لگی ہی تھی جب کسی احساس کے تحت اس کی آنکھ کھلی. پہلے تو اندھیرے میں کچھ سمجھ نہ آئی، مگر کچھ دیر بعد خود کو اون کے حساب میں پایا تو اس کے بال گردن سے ہٹاتے وہاں پر اپنے لب را چکا تھا. رامین کی پوری آنکھیں کھلی اور خود کو اون سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اون کی گرد اچانک ہی اس پر سخت ہوئی تھی. اون چھوڑو مجھے، کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے ورنہ میں شور مچا دوں گی، سمجھے؟ دور ہٹو. رامی کا جب بس نہ چلا تو غصے سے بڑے لہجے میں اس پر چلانے لگے. اون نے سائڈ لیمپ چلایا اور ذرا سا اٹھ کر رامی کو دیکھا جو غصے اور شرم سے سرخ ہوئی جا رہی تھی. مچاؤ شور، میں بھی سنوں کتنا شور مچاتی ہو تم، چلو شروع ہو جاؤ. رامی نے نظر اٹھا کر خود پر جھکے ہوئے اون کو دیکھا اور منہ پھیر لیا کہ اب آدھی رات کو اس سے بحث کرنا نہیں چاہتے تھے. اون نے اس کی تھوڑی سی پکڑ کر منہ دوبارہ اپنی جانب کیا تو رامی نے سوالیہ نظر سے اس کو دیکھا جس کی آنکھوں میں لکھی ہوئی تحریر کو وہ بآسانی پڑھ چکی تھی، مگر جھجکتے بھی اسے خود سے دور کرنے لگی. مگر اون نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ لیا. اون، میرے ہاتھ. باقی کے الفاظ اس کے حلق میں دم توڑ گئے تھے. اون نے اپنے ہونٹوں سے اس کی زبان پر تالے لگا دیے تھے. دھیرے دھیرے رات گزر رہی تھی اور اپنی شدت رامی پر نچھاور کرتا ہوا اس کے وجود پر اپنے پیار کی مہر ثبت کرتا اس سے اپنا بنا چکا تھا.